एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम क्रमशः चर्चा कर रहे थे फर्स्ट पेपर की, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की। इसके पहले के क्लास में हमने चर्चा किया था कि शिक्षण प्रतिमान का अर्थ क्या होता है, शिक्षण प्रतिमान की परिभाषा क्या होती है, शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं क्या होती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि शिक्षण प्रतिमान के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। शिक्षण प्रतिमान के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, शिक्षण प्रतिमान होते क्या हैं और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। प्रतिमान का मतलब होता है एक आदर्श को मान करके हम उसके अनुरूप अगर चलते हैं, उसका अनुकरण करते हैं तो वही प्रतिमान होता है, वही मॉडल होता है और वही आदर्श होता है। और उसी के अनुरूप जब हम व्यवहार करना सीखते हैं, अपने व्यवहार का हम अनुरूपण करते हैं, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, हमारे व्यवहार में सुधार होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर ज़रूर करिए इसको, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, जिससे जिसको ज़रूरत है वहाँ तक तो ये पहुँच जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जो या तो क्लास किए नहीं हैं, अगर किए हैं तो समझ में नहीं आया है। तो आप अगर उन तक ये वीडियो पहुंचाएंगे तो उनको इससे मदद मिल सकती है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, जिससे उन तक ये वीडियो पहुंचे जिसको इसकी ज़रूरत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि शिक्षण प्रतिमान के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। तो अगर प्रमुख तत्व की चर्चा करें तो प्रमुख तत्व कुल 4 होते हैं। सबसे पहले उद्देश्य होता है, फिर संरचना होता है, फिर सामाजिक प्रणाली होता है और फिर मूल्यांकन प्रणाली होता है। और आपको बीच बीच में कहीं पे किसी किसी शिक्षण प्रतिमान में आपको एक सहायक प्रणाली भी मिलेगा, लेकिन जो मुख्य प्रमुख तत्व होते हैं वो 4 ही होते हैं: उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि ये चारों होता क्या है। यानी जब हम किसी प्रतिमान का विकास करते हैं, किसी भी प्रतिमान का विकास अगर हम करेंगे तो ये 4 हेडिंग आपको जरूर मिलेगा, ये 4 हेडिंग जरूर आपको मिलेगा। ये 4 हेडिंग हर प्रतिमान में आपको मिलेगा। यानी जो भी शिक्षण प्रतिमान बनाया जाएगा वह किसी न किसी उद्देश्य के आधार पे ही बनाया जाता है। यानी जिसके आधार पे, जिस लक्ष्य के आधार पे, जिस उद्देश्य के आधार पे हम शिक्षण प्रतिमान का विकास किए हैं, शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किए हैं, वही क्या होता है, उस प्रतिमान का उद्देश्य होता है। यानी हम इस उद्देश्य वाले पार्ट में चर्चा करते हैं कि शिक्षण प्रतिमान किन उद्देश्यों को लेकर के बनाया गया है, उसकी पूर्ति किस प्रकार से होगी, ये आगे के चरण में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ केवल शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य, यानी शिक्षण प्रतिमान किन उद्देश्यों के लेकर के बनाया गया है, बच्चों में हम किस प्रकार का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, सामाजिक जो आवश्यकता है उस क्या आवश्यकता है। यानी उद्देश्य का मतलब क्या, कि जिस प्रकार की आवश्यकता समाज को है, जिस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन हम बच्चों में देखना चाहते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार परिमार्जन हम बच्चों में देखना चाहते हैं, जिस प्रकार के नैतिक मूल्यों को हम बच्चों में देखना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे भावात्मक हो, चाहे क्रियात्मक हो, जिस प्रकार का हम व्यवहार परिवर्तन देखना चाहते हैं या जिस भी स्तर का हम शिक्षण करना चाहते हो, यानी किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही शिक्षण प्रतिमान का विकास किया जाता है। तो यह हो गया इसके उद्देश्य में। यानी जिस उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम शिक्षण प्रतिमान का विकास करते हैं, उसको हम शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा आता है संरचना। संरचना में जब हम शिक्षण करते हैं तो शिक्षण के कई सारे सोपान होते हैं, कई सारे चरण होते हैं। यानी आप देखते हैं कि शिक्षण के चरण में या शिक्षण के सोपान में या शिक्षण के जो अवस्थाएं होती हैं, आप देखते हैं कि शिक्षण की अवस्थाओं की बात करें तो 3 अवस्था होती है: शिक्षण पूर्व अवस्था, अंतःक्रिया की अवस्था और शिक्षण पश्च अवस्था। तो ये जो अवस्थाएं होती हैं, यानी आप जब लेसन प्लान बनाए होंगे तो उसमें एक क्रम फॉलो किए होंगे, एक क्रम आपने फॉलो किया होगा कि शिक्षण उद्देश्यों को अगर आपने निर्धारित किया
तो उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं। ये प्रत्येक लेसन प्लान में आपने उन चरणों को आप क्रमशः पार किए होंगे। यानी उन जो भी सोपान होंगे, जो भी चरण होंगे, वो क्रम से होंगे। ऐसा नहीं है कि उद्देश्यों के बाद हम मूल्यांकन कर लेंगे, उद्देश्यों के बाद तुरंत हम व्याख्या करना शुरू कर देंगे, उद्देश्यों के बाद सबसे पहले हम उदाहरण देना शुरू कर देंगे। जब तक कंटेंट हमारे सामने नहीं आएगा, उस कंटेंट की व्याख्या नहीं करेंगे, जब बच्चों को कठिन लगेगा तो हम उसको उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। ये सारी एक एक चरण के हिसाब से, एक क्रमबद्धता के हिसाब से हम इसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला काम संरचना में कि शिक्षण सोपान की व्याख्या इसमें की जाती है कि किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे है शिक्षण क्रियाओं, युक्तियों की जो व्यवस्था होती है उसका हम क्रम निर्धारण करते हैं। यानी कि जो भी हम शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियां, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण युक्तियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, ये जो कुछ भी हम यूज करेंगे, जिसका भी हम प्रयोग करेंगे, उसका क्रम क्या होगा, कहाँ कहाँ हम किस किस चीज़ का यूज करेंगे, कहाँ हम किस प्रकार का उदाहरण देंगे, ये जो सारा निर्धारण का काम होता है वो संरचना में ही होता है। यानी कि यहीं पे ही हम उसकी संरचना में ही सारा कुछ तय कर लेते हैं कि किस प्रकार के शिक्षण सूत्र, किस प्रकार की शिक्षण विधियां, कौन सी शिक्षण युक्तियां, कौन से शिक्षण सूत्र, कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग हम कहाँ, कब और कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ तय हो जाती हैं। इसके अलावा जो शिक्षण अधिगम की जो परिस्थितियाँ होती हैं, यानी एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना कि जिसमें बच्चा आने पर वह सीखने के लिए उत्सुक हो जाए। तो किस प्रकार का वातावरण हम विकसित करें, किस प्रकार से हम उस बच्चे के लिए एक माहौल तैयार करें, एक माहौल क्रिएट करें कि बच्चा उसमें आने के बाद सीखने के लिए उत्सुक हो जाए, सीखने के लिए जिज्ञासा उसके अंदर आ जाए और एक शिक्षक उसी जिज्ञासा को आधार बनाते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर ले। इसकी जो चर्चा होगी वह भी संरचना में ही होगी। इसके अलावा छात्र शिक्षक के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसके प्रारूप का जो निर्धारण होता है वो यहीं पे कर लिया जाता है। छात्र और शिक्षक के बीच जब अंतः क्लास सबसे अच्छा प्रभावशाली तभी माना जाएगा जब शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होती हो। अगर शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया नहीं होगी, केवल शिक्षक ही काम करता है, तो इसका मतलब हो गया कि वह शिक्षक केंद्रित प्रणाली है। और शिक्षक केंद्रित प्रणाली आज का जो आधुनिक युग है, आज का जो वर्तमान समय है, उसमें अच्छा नहीं माना जाता है। केवल जो शिक्षक होता है उसको एक सुगमकर्ता के रूप में या सुविधादाता के रूप में हम स्वीकार करते हैं कि ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि बच्चे उस परिस्थिति में आकर के सीखने के लिए तत्पर हो जाएं, तैयार हो जाएं। यह एक शिक्षक का काम आज माना गया है। यानी जब हम प्रगतिशील शिक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है वह एक बालक ही करता है, ना कि शिक्षक करता है। शिक्षक केवल रास्ता दिखाने का काम करता है और ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि बच्चे उसमें आकर के अधिगम करने के लिए प्रेरित हो जाएं। अगर हम आगे नंबर 3 की बात करें, सामाजिक प्रणाली, तो आप देख रहे हैं इसमें समाज लगा हुआ है। तो समाज की जो आवश्यकता है, समाज की जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाता है। तो उसके हिसाब से जब उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाता है, यहाँ पे जब तक हम समाज में, जैसे जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वह समाज में ही संचालित हो सकती है। यानी क्लास में जब बहुत सारे बच्चे होते हैं, विभिन्न जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, कैटेगरी का आशय ये हो गया कि तेज बच्चे, कमज़ोर बच्चे या मध्यम क्लास के जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे बच्चे होते हैं और कई बच्चों का जो समूह होता है वहाँ पे पढ़ाना आसान होता है। यानी शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो सामाजिक प्रक्रिया है, बिना समाज के ये संचालित हो ही नहीं सकता है। अकेले किसी छात्र को अगर ये कह दिया जाए कि हम अपने बच्चे को इस प्रकार के वातावरण में रखेंगे जहाँ किसी से मुलाकात ना हो और हम इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर की व्यवस्था कर दे रहे हैं, तो केवल बच्चा तेज हो सकता है, लेकिन जो समाज में उसको जिन गुणों की आवश्यकता है
वह गुण उसके अंदर नहीं आ सकते। वह गुण अगर आएंगे तो केवल और केवल अपने साथ उसको पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं उनके संबंधों के आधार पे ही उसके अंदर वो गुण विकसित होते हैं। अकेले पढ़ाने से वो गुण विकसित नहीं होंगे। ईमानदारी का पाठ हम कितना भी पढ़ाएं, कर्तव्य निष्ठा का पाठ हम कितना भी पढ़ाएं, देशभक्ति का पाठ हम कितना भी पढ़ाएं, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब तक उसको हम प्रयोग करके दिखाते नहीं हैं तब तक वो चीज़ें बच्चे को समझ में नहीं आती है। एक दूसरे का सहयोग किस प्रकार से किया जाए, किन परिस्थितियों में सहयोग किया जाए, ये बच्चे जब आपस में एक दूसरे को जानते पहचानते हैं तो वहाँ पे ही ये गुण विकसित हो जाते हैं। किसी अकेले बच्चे को पढ़ाने से यह गुण विकसित नहीं होगा। तो शिक्षण कार्य जो होता है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है, या समाज में ही संचालित हो सकता है। अकेले किसी बच्चे को बैठा करके हम केवल उसको विद्वान बना सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक गुण उसके अंदर आने चाहिए वो गुण उसके अंदर नहीं आएंगे। और जब सामाजिक गुण नहीं आएंगे, जब हम किसी के साथ हमको बोलना नहीं आएगा, किसी के साथ हम बातचीत करने का जो हमारा तरीका है, जो लहजा है, वो अगर अच्छा नहीं है तो कितना भी पढ़ाई हम कर लें उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वह एक समाज में ही संचालित हो सकती है, ना कि व्यक्तिक रूप से। यानी सामूहिक रूप से ही हम इसका संचालन कर सकते हैं, व्यक्तिक रूप से हम इसका संचालन नहीं कर सकते हैं। तो जो सामाजिक प्रणाली है उसमें शिक्षक और छात्र के संबंधों की चर्चा की जाती है। अब शिक्षक और छात्र के संबंधों की चर्चा का मतलब ये नहीं है कि हम रिश्तेदारी जोड़ने का काम करेंगे, वहाँ रिश्तेदारी जोड़ने का काम नहीं होगा। शिक्षक और छात्र के संबंध का मतलब है कि जब आप प्राचीन काल में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि शिक्षण कार्य जो होता था उसमें शिक्षक को सबसे ऊपर माना जाता था, यानी शिक्षक केंद्रित व्यवस्था वहाँ पे थी। तो जब शिक्षक केंद्रित व्यवस्था थी तो वहाँ पे जो शिक्षक होता था वह ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर मेथड का उपयोग करता था, आकर के क्लास में बोल देता था, बच्चे समझ पावे या ना समझ पावे। और वहाँ पे जो छात्र और शिक्षक के बीच का जो संबंध था वह पिता और पुत्र के जैसा ही था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए तो आप देखते हैं कि अब बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई है। तो बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में क्या है कि हम बच्चा जो है उसके लिए किस प्रकार की शिक्षण अधिगम परिस्थितियां बनावें कि जिससे बच्चा आकर के उसमें सीखने के लिए उत्सुक हो जाए। यानी बच्चे के ऊपर सारा फोकस है। पहले टीचर के ऊपर सारा फोकस होता था, आज के डेट में बच्चे के ऊपर सारा फोकस है। अगर बच्चे को समझ में नहीं आया तो यह हम नहीं कह सकते हैं कि बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो कम है, या बच्चे का आईक्यू लेवल जो है वो मीडियम क्लास का है। नहीं, हो सकता है कि शिक्षक के पढ़ाने का जो तरीका हो, उसने जो विधियां, प्रविधियां, सूत्र, टीएलएम जो भी इस्तेमाल किया है वह प्रभावशाली ना हुआ हो, इस नाते उस बच्चे को समझ में ना आया हो। तो यहाँ पे केवल 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 और केवल हम बच्चे को दोषी नहीं कह सकते हैं, साथ ही साथ हम शिक्षक के जो पढ़ाने की विधियां हैं उस पर भी हम सवाल खड़ा करते हैं। तो यहाँ पे जो संबंध है वह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में और एक तानाशाही व्यवस्था में, दोनों में जो शासक और शासित का जो व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है। लोकतंत्र में हम अपने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जब तानाशाही होगा तो वहाँ पे हम किसी प्रकार का किसी से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। वही सेम चीज़ आपके इस शिक्षण व्यवस्था में भी लागू होता है कि यहाँ पे छात्र और शिक्षक का क्या संबंध होता है, ये निर्धारित होता है कि बच्चा क्वेश्चन कर सकता है या नहीं कर सकता है, शिक्षक छात्र से प्रश्न कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें तय होती हैं। इसके अलावा छात्रों को किस प्रकार से हम मोटिवेशन देंगे, छात्रों को किस प्रकार से हम अभिप्रेरित करेंगे, छात्रों को किस प्रकार से हम सीखने के लिए उत्सुक करेंगे, इसका निर्धारण भी इसी सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो इसमें छात्रों का जो व्यवहार होता है उसको किस प्रकार से हमको नियंत्रित करना है, उसको किस प्रकार से परिमार्जित करना है, उसको किस प्रकार से परिवर्तन करना है, ये सारी चीज़ें भी इसमें ही आती हैं सामाजिक प्रणाली के अंदर। यानी कि एक बच्चा जो होता है उसके व्यवहार पे, जैसे क्लास में अनुशासन का मतलब क्या होता है, अनुशासन का मतलब ये थोड़ी होता है कि शिक्षक जो है वो तानाशाह हो गया। अनुशासन का मतलब होता है कि मैं जिस प्रकार उस बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना चाह रहा हूँ उसी के आधार पे हम अनुशासन रखते हैं कि बच्चा अनुशासन में रह करके अपनी बातों को कह सके। ऐसा नहीं है कि किसी रूप में
अब स्वतंत्रता अगर आपको मिला हुआ है, संविधान में आपको स्वतंत्रता मिला दिया गया है, लेकिन वह उस स्वतंत्रता का मतलब ये कतई नहीं है कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जो चाहें वो जहाँ चाहें, जहाँ जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, नहीं, उसकी एक सीमा निर्धारित की गई है। आप इतना तेज यहाँ रेडियो, टेप रिकॉर्डर या डीजे नहीं बजा सकते हैं कि बगल वाले को दिक्कत हो। ये नहीं कि हम स्वतंत्र हैं, हम चाहे जितना तेज बजाएं, नहीं, उसकी एक सीमा है, उसकी एक लिमिट है, वो तय कर दी गई। स्वतंत्र हैं सुनने के लिए, लेकिन कितना तेज सुनेंगे ये आपके पड़ोसी पे भी निर्भर करता है। अगर आप बजाते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो निश्चित रूप से आपको उसका आवाज़ वॉल्यूम जो है वो धीरे करना होगा। तो स्वतंत्रता तो मिली हुई है, लेकिन एक सीमित स्वतंत्रता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है बच्चों के पर हम नियंत्रण तो करते हैं, लेकिन क्यों नियंत्रण करते हैं? क्योंकि उसको हमको जिस प्रकार के उद्देश्य होंगे, उसी उद्देश्य को आधार मान करके हम उस बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना चाहते हैं, इसीलिए हम उस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। और यह सारा कुछ किस पे निर्भर करता है कि हम बच्चे के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाह रहे हैं? यह वहाँ की जो सामाजिक प्रणाली है उस पर यह निर्भर करता है कि बच्चे को हम क्या बनाना चाहते हैं। हमने उदाहरण एक बार और आपको दिया था कि अगर जहाँ पे तानाशाही व्यवस्था है, वहाँ पे अगर बच्चों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया जाए, तो वह तानाशाही जो गवर्नमेंट होगी, तानाशाही जो शासक होगा, वह कितना दिन चलेगा? वह नहीं चल पाएगा। इसका मतलब कि जहाँ पे भी तानाशाही होगी, जैसे उत्तरी कोरिया है, उत्तरी कोरिया में जो तानाशाही है, वहाँ पे अगर जा कर के हम लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना शुरू कर दें, तो बच्चे तो लोकतंत्र के बारे में समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि वहाँ हमको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। हम किसी भी प्रकार का प्रश्न अपने शासक से कर सकते हैं, लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था होती है। लेकिन क्या वहाँ का जो तानाशाह शासक है, उसके सामने भी किसी प्रकार का प्रश्न कोई कर सकता है? नहीं। तो जब लोकतंत्र के बारे में उसको उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो आगे चल करके उस शासक के लिए दिक्कत होगी। तो वहाँ की जो सामाजिक प्रणाली है, उस सामाजिक प्रणाली को ध्यान में रखते हुए ही वहाँ पे शिक्षण कार्य संचालित किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका सामाजिक प्रणाली। लास्ट में आता है मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन जो है वह इस जो शिक्षण प्रतिमान है उसका अंतिम सोपान होता है, और इसमें शिक्षण की सफलता पर निर्णय लिया जाता है। यानी कि जो कुछ भी हमने अभी तक उद्देश्यों में, संरचना में और सामाजिक प्रणाली में जो कुछ भी हमने तय किया, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हमने पढ़ाया, वह कहाँ तक सफल रहा, इसका निर्णय जो है वह हम मूल्यांकन वाले सोपान में करते हैं। जो हमने शिक्षण विधियाँ अपनाई, जो हमने शिक्षण प्रविधियाँ अपनाई, जो हमने शिक्षण सिद्धांत अपनाए, जो हमने शिक्षण सूत्र अपनाए, जो हमने शिक्षण युक्तियाँ अपनाई, जो हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल किया, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया, वह कहाँ तक सफल रहे। यानी हमारा जो टीचिंग मेथड था वह सफल है या नहीं सफल है, इसका अगर हम चर्चा करेंगे तो यह मूल्यांकन प्रणाली में ही चर्चा होगी। तो ये जो 4 पार्ट हैं, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, इसमें हम क्रमशः आपसे चर्चा इस बात की किए कि किसमें क्या होता है। तो उद्देश्य में जिस उद्देश्य को ध्यान में रख करके, हमने शिक्षण प्रतिमान का विकास किया है, उसकी चर्चा इसमें होती है। संरचना में हम देखते हैं कि शिक्षण के सोपान की जो व्याख्या होती है, किस प्रकार से शिक्षण के सोपान होते हैं, उसका हम क्रम निर्धारित कर लेते हैं, तथा जो शिक्षण की क्रियाएं होती हैं या शिक्षण कार्य करने के लिए जो कुछ हमको मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसके अलावा जो शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, सूत्रों आदि का जो चयन होता है, वो उसमें हम संरचना में कर लेते हैं। सामाजिक प्रणाली में हम छात्र और शिक्षक के संबंधों की चर्चा करते हैं। छात्र और शिक्षक का संबंध किस प्रकार से होगा तो हमारी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बनेगी। और लास्ट में मूल्यांकन में जो कुछ भी हमने ऊपर किया, उसका हम मूल्यांकन करते हैं कि जो शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, उद्देश्य जो भी निर्धारित हमने किए थे, उसकी प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो ये था शिक्षण प्रतिमान के प्रमुख तत्व। 4 प्रमुख तत्व होते हैं और चारों की चर्चा हमने आपसे किया। तो इस प्रकार से आप शिक्षण प्रतिमान के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अब हम आशा करते हैं कि आपको 2 से 3 क्लास डेली मिलेगा। आप प्रॉपर नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि जुलाई माह में ही आपकी परीक्षाएं होनी हैं।
तो प्रॉपर नोट्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।